जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरी ससुराल में सिर्फ मेरी ननंद और ससुर थे। मेरी सास को इस दुनिया से गए काफ़ी समय हो चुका था। मेरी ननंद पायल बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरे ससुर को उसकी शादी करने की कोई चिंता ही नहीं थी। रोज़ पायल मेरे ससुर के कमरे में कई घंटे गुजार के आती थी। मुझे लगता कि वह उनकी बेटी है, उनकी सेवा करती होगी, इसलिए अपने पापा के कमरे में रहती है। एक दिन अचानक मैं कमरे में गई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पायल तो मेरे ससुर के साथ। कभी कभी मैं बहुत हैरान होती कि पायल बहुत ही सुंदर होने के बावजूद भी अब तक कुंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि मेरे ससुर तो उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे। जब भी उसका कोई रिश्ता आता तो कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते। पायल उम्र में मुझसे बड़ी थी और उसकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात की परवाह ही नहीं थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर और मेरी ननद पायल ही थे। मेरा पति एक परदेसी था। शादी के बाद 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। शुरू में मुझे लगा कि शायद पायल के सर पर माँ का साया नहीं है, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सही उम्र में उसकी शादी का फैसला भी नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पायल के लिए तो आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आता ही रहता, क्योंकि पायल थी इतनी सुंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और उसके पीछे जो वजह थी, जब उस पर से पर्दा हटा तो मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकल गई। पायल बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपने बाप की बहुत सेवा करती थी। सारा का सारा दिन वह अपने बाप के कमरे में ही गुजार देती और मैं हमेशा यही सोचती कि इतनी अच्छी बेटी है, लेकिन फिर भी कोई उसका ख्याल नहीं रखता। यह सब की सेवा करती है, लेकिन पायल की किसी को परवाह नहीं है। इस उम्र में तो लड़कियां शादी करके अपने घरों में अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारती हैं और बेचारी पायल अपने बाप की सेवा में लगी रहती है। कभी कभी मैं सोचती कि पायल के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे इस हवाले से पायल से बात करना अच्छा नहीं लगता था कि कहीं पायल इस बात को अपने दिल पर ना लगा ले। मैं उसे ये महसूस नहीं कराना चाहती थी कि वह इस घर पर बोझ है। जहाँ मेरी शादी होकर आई थी, यह तो छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें हम बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। इसमें 3 ही कमरे थे, मेरा, पायल का और मेरे ससुर का। घर में कामकाज भी बहुत कम होते थे, थोड़ा बहुत काम होता था, उसमें पायल मेरा बराबर का हाथ बटाती थी और उसके बाद मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती, क्योंकि पायल तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पापा के कमरे में ही समय गुजारती थी और मुझे अपने ससुर के कमरे में ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अपने कमरे में ही रहती थी। ज़्यादातर मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बातों में लगी रहती या फिर अपने पति से फ़ोन पर बातें करती रहती। मेरी और प्रवीण की शादी पसंद से हुई थी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मेरे माँ बाप ने भी यह देखकर शादी कर दी कि प्रवीण एक बहुत ही अच्छा और पैसे वाला इंसान है। मेरे ससुर भी एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और उनके पास भी जायदाद की कोई कमी ना थी। उस वक्त तो हमारा रिश्ता रहा और उसके बाद हम शादी के बंधन में बंध गए। जब पहली बार मैं ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे लगा था मैं किसी बड़े से घर में शादी करके जा रही हूँ, क्योंकि सब ने यही बताया था और प्रवीण ने भी यही बताया था कि उसके बाप बहुत ही पैसे वाला है। लेकिन यह तो 3 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें किचन भी बहुत छोटा सा था। शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी और छोटे से कमरे को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था, तो मैं उसको बहुत ही गौर से निहार रही थी। कमरा होने की वजह से फूलों की खुशबू से पूरी तरह महक चुका था। आने वाली पलों की सोच सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रवीण मेरी पहली मोहब्बत है। प्रवीण के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और अब तो हम शादी के बंधन में बंध चुके थे। एक नए रिश्ते के एहसास में
मेरे दिल के धड़कनों को बढ़ा दिया था। फिर भी प्रवीण जैसे ही कमरे में आए तो मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट होने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। मैं बेचैनी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां रोलने लगी जब प्रवीण ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और मेरे होठों को चूम लिया। जब प्रवीण ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई, अब इसमें कोई भी अधूरापन बाकी ना बचा। पूरी रात मैं फिर भी उनकी मोहब्बत में भीगती रही। अपनी मोहब्बत तो यूं अपनी पत्नी के रूप में सामने देखकर प्रवीण भी अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाए थे। उस रात हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं। फिर भी इनकी बातों ने मुझे ऐसा सुकून दिया कि मैं सब कुछ भूलकर बस इनकी बाहों में सिमट गई। पहली बार मैंने किसी मर्द के एहसास को महसूस किया था और वह मेरा पति था। इसलिए मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। और प्रवीण शादी के कुछ दिन ही मेरे साथ रहे और फिर हम दोनों ने पूरे शहर की सैर की। हर गुजरते दिन के साथ प्रवीण की मोहब्बत में बढ़ोतरी होती चली गई। फिर इन बातों ने साबित कर दिया था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देरी होती और वह उसे फौरन पूरा कर देता। मैंने प्रवीण के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे कि मुझे एहसास हुआ कि प्रवीण से मोहब्बत करने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और मेरे इस फैसले में मेरे माँ बाप ने भी पूरा साथ दिया था, जिसकी बदौलत आज प्रवीण मेरे हमसफ़र थे। मैं अक्सर प्रवीण से पूछा करती, जब आपके पास इतनी दौलत है तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं? जिस पर प्रवीण ने मुझे बताया कि यह मेरी माँ की निशानी है। यह मेरी माँ ने खुद पसंद किया था और उसे खरीदा था, इसलिए हम इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। इस छोटे से अपार्टमेंट मेरे और मेरे बहन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं और पापा तो इस घर को छोड़कर बड़ा घर ले भी लेते, लेकिन पायल इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। इसलिए हमने भी कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोचा ही नहीं। दिन धीरे धीरे निकलते गए। प्रवीण की मौजूदगी में तो मुझे किसी भी चीज़ की खबर ही नहीं रहती थी। मेरे ससुर और पायल का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। और फिर जुदाई का दिन भी चला आया। जब प्रवीण के जाने का समय आया था, मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। आने वाले 2 साल मैं किस तरह प्रवीण के बगैर गुजारूंगी, यह सोचकर ही मेरी सांसें अटकने लगती थीं। प्रवीण ने बताया कि वहाँ अमेरिका में दिन रात का फ़र्क है। जब वह मुझे फ़ोन करेगा तो यहाँ दिन होगा और वहाँ रात होगी। प्रवीण ने मुझे किसी न किसी तरह समझा बुझा दिया। प्रवीण ने कहा कि 2 साल बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे और मेरे ससुर ने भी मुझे बहुत तसल्ली दी थी। प्रवीण मुझे रोता छोड़कर अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे अकेली रह गई थी। मगर पायल और मेरे ससुर ने मुझे बिल्कुल भी प्रवीण की कमी का एहसास होने ही नहीं दिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। मेरा जब भी दिल चाहता मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती और बहुत सारा समय अपने माँ बाप के साथ गुजार कर आती। पायल ने कभी भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया था। वो अकेले ही पूरा घर संभाल लेती थी। जब मैं घर पर होती तब भी मैं फ़ोन पर लगी रहती, लेकिन पायल पूरे घर का काम करके अपने पापा के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत खुश होती कि पायल कितनी अच्छी बेटी है जो अपने पापा की इतनी सेवा करती है। मेरे ससुर ने भी अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं तो इस बात से अनजान थी कि ससुर के बंद कमरे के अंदर क्या होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है वह हरगिज नहीं होता। और जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो मेरे बहम वो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने अपनी शादी के अगले दिन से ही देखा था कि मेरी ननंद पायल के लिए कई रिश्ते आते थे। मेरी शादी में भी जो मेहमान आए थे उनमें से कई लोगों ने मेरी ननंद पायल को अपने बेटे, भाई या फिर भतीजे के लिए पसंद किया था। लेकिन यह बात हैरान कर देने वाली थी कि मेरे ससुर किसी भी रिश्ते पर राजी नहीं होते थे।
मेरी ननंद उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी मेरे ससुर नहीं कर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती अपने भाई के लिए ही पायल का रिश्ता मांग लूं, मगर मेरी माँ ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि अदले बदले की शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मैंने भी बातों बातों में इस बात का जिक्र प्रवीण से किया तो प्रवीण ने मना कर दिया कि हम अभी पायल की शादी नहीं करना चाहते। यह बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। फिर पायल की शादी कब होगी? प्रवीण ने मुझसे कहा तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो? पायल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, वह मन लगाकर पापा की सेवा करती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने प्रवीण से कहा कि इसका यह तो मतलब नहीं कि हम पायल की शादी ही ना करें। अगर बात पापा जी की सेवा करने की है तो वह तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हर लड़की की तरह पायल के भी कुछ अरमान होंगे। यही एक बात थी जिस पर मेरा और प्रवीण का झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर मैं खामोश हो गई। मैंने नोट किया कि पायल जैसे यह चाहती है कि मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहूं, क्योंकि पायल मुझे कोई मौका ही नहीं देती थी कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। कभी कभी वह दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में ही दे देती थी। मेरे उठने से पहले ही पूरे घर का काम संभाल लेती थी और फिर उसके बाद अपने पापा के कमरे में जाकर बैठ जाती थी। अब मैं बाहर निकलती तो किससे बोलती, किससे बातें करती, इसलिए कमरे में ही बंद रहती। कभी कभी अपनी किस्मत पर गर्व होता कि कितना अच्छा ससुराल मिला है, मेरी ननंद कितनी अच्छी है और कितनी मोहब्बत करने वाली है। आजकल मौसम बदल रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, और इस मौसम में तो वैसे भी मेरा बुरा हाल हो जाता था। इस छोटे से कमरे में मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। काफ़ी देर तक मैं कमरे में ही यहाँ से बाहर टहलती रही, लेकिन जब मेरे दिल को सुकून नहीं मिला तो मैंने सोचा कि कुछ देर पायल से ही बातें कर लेती हूँ, शायद मेरा दिल बहल जाए। यही सोचकर मैं कमरे से निकली, लेकिन पायल तो बाहर कहीं भी नहीं थी। कमरे में देखा, वह अपने कमरे में भी नहीं थी। ज़रूर वह अपने पापा के कमरे में होगी। यही सोचकर चलो आज पायल और पापा जी दोनों के साथ बैठकर टाइम पास कर लेती हूँ, मैं कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन अंदर जो देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर को कुछ बीमारियाँ थी और उनकी दवा वगैरह का ध्यान रखना भी पायल की जिम्मेदारी थी, और पायल उन्हें टाइम से दवा देना कभी नहीं भूलती थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना भी पायल ही करती थी। जैसे ही दवा का टाइम होता, पायल सारी दवाइयाँ निकालकर अपने हाथों से मेरे ससुर को वह दवाइयाँ खिलाती थी। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि वह दवाइयाँ मेरे ससुर को क्यों दी जाती थी। जब से मैं ससुर के कमरे में दाखिल हुई थी, वह मेरी नज़र पायल पर पड़ी। एक अजनबी लड़के के साथ यूं सोफे पर बैठी हुई थी, और वह दोनों जिस हालत में थे एक दूसरे के साथ, वह मैं बता नहीं सकती। जबकि मेरे ससुर तो पूरी तरह से बेहोश पड़े थे और अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे। पायल और वो लड़का सोफे पर बैठे हुए एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। उन दोनों को इस हालत में देखकर मैं पायल का नाम लेकर जोर से चिल्लाई। मेरे इतने जोर से चिल्लाने पर भी मेरे ससुर टस से मस नहीं हुए। पायल ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। जो कोई भी था, मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इतनी देर में वह लड़का कमरे से जा चुका था। पायल मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में आ गई और पापा के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी थी। यह सब क्या हो रहा है पायल ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद मेरे बराबर में बैठ गई और फिर रोने लगी। बोली, भाभी ये बात किसी को ना बताइएगा। मैंने पायल से कहा कि यह सब तुम क्या कर रही हो पायल? वो कहने लगी कि मैं आपको एक बात बता दूंगी, एक बात बता दूंगी, कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, लेकिन बस आप मुझसे वादा करें कि इस बात का जिक्र आप भाई से नहीं करेंगी। पायल के चेहरे पर उस समय ऐसी बेबसी थी कि मैं उसे मना नहीं कर सकी। मैंने वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर पायल ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मेरे ससुर पायल के सगे बाप नहीं थे, बल्कि पायल की माँ मेरे ससुर की दूसरी पत्नी थी और पायल उसके पहले पति की औलाद थी।
पायल की माँ एक बहुत ही अमीर औरत थी और वह बहुत सारी दौलत जायदाद के साथ मेरे ससुर से शादी कर बैठी, क्योंकि पायल की माँ को मेरे ससुर से मोहब्बत हो गई थी। पायल के बाप की मौत पायल के बचपन में ही हो गई थी और मेरे ससुर ने भी पायल की माँ से यह देखकर शादी कर ली कि वह बहुत ही मालदार औरत है, इसके साथ शादी करके ज़िंदगी बहुत ही ऐश के साथ कटेगी। और पायल की माँ की दौलत के खातिर ही मेरे ससुर ने पायल की माँ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। मेरे ससुर खुद भी एक सरकारी अफसर थे, लेकिन उनकी नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी ना थी, जबकि पायल की माँ के पास तो करोड़ों रुपयों की जायदाद थी। प्रवीण पायल का सौतेला भाई है, मेरे ससुर की पहली पत्नी का बेटा। जब मेरे ससुर की पहली पत्नी की मौत हो गई और जब उनकी मुलाकात पायल की माँ से हुई, तो उन्होंने पायल की माँ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद वो पायल की माँ का बहुत ध्यान रखते थे, यहाँ तक कि पायल की माँ अपनी बेटी पायल तक को भूल गई। मेरे ससुर ने जानबूझकर पायल की माँ को उससे दूर कर दिया था, ताकि पायल अपनी माँ के करीब ना जा सके और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। धीरे धीरे पायल को भी अपनी माँ से नफरत हो गई और वह खुद भी उनके पास जाना पसंद नहीं करती थी। इसलिए कभी कभी पायल की माँ पायल के पास आती तो वह उनसे बात भी नहीं करती। प्रवीण पायल से उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका रवैया भी पायल के साथ ठीक नहीं था। उसके साथ बुरा सलूक करता, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता था। धीरे धीरे पायल दिमागी मरीज बनती जा रही थी और उस वक्त पायल पर पहाड़ टूट पड़ा, जब पायल की हट्टी कट्टी माँ अचानक बिस्तर से लग गई और डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है। दरअसल पायल की माँ को धीरे धीरे धीमा जहर दिया जा रहा था। पायल को पूरा यकीन था कि ये काम किसका है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह लाचार थी। पायल अपनी माँ की इस हालत को देखकर टूट गई। भले ही वह अपनी माँ से नफरत करती थी, लेकिन इस दुनिया में एक उसकी माँ ही उसका अपना एक सगा रिश्ता बचा हुआ था। बाकी तो सब रिश्ते नाम के थे और पैसे के लालची। पायल की माँ बिस्तर से ऐसे लगी कि दोबारा उठी नहीं। जब पायल की माँ का आखिरी समय आया तो पायल हर समय उनके साथ रहने लगी। उस समय भी मेरे ससुर ने पूरी कोशिश की कि पायल उनसे दूर रहे, लेकिन पायल भी जिद में आ गई और उसने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। पायल के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा सौतेला बाप ही मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है। पायल की अच्छी भली माँ कुछ ही महीनों में पायल की आंखों के सामने दम तोड़ गई और फिर वह अपने सौतेले बाप के रहमो करम पर रह गई। पायल का सौतेला बाप यह सोचकर खुश हो गया कि अब सारी जायदाद का अकेला मालिक है वह, लेकिन उस वक्त उसके सर पर आसमान गिर पड़ा जब उसको पता चला कि पायल की माँ मरने से पहले सारी दौलत जायदाद अपनी बेटी के नाम कर गई है, लेकिन यह सारी जायदाद पायल की शादी होने के बाद ही उसके नाम पर आती। इससे पहले इस जायदाद पर पूरा हक मेरे ससुर का था। शायद इसलिए मेरे ससुर पायल की शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शादी के बाद सारी दौलत उनके हाथ से निकल जाती। पायल बोली कि मुझे दौलत का लालच नहीं था, बस मेरी माँ के मरने का गम मेरे दिल में बैठ गया। मैं अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वैसे वैसे मेरे रिश्ते भी आने लगे, लेकिन मेरा सौतेला और जालिम बाप मेरी शादी करके इस दौलत से हाथ धोकर नहीं बैठना चाहता था। इसी दौलत के बलबूते पर उसने अपने बेटे प्रवीण को अमेरिका में एक बहुत महंगी डिग्री दिलवाई थी और इसी डिग्री की बदौलत अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। हर लड़की की तरह मेरी भी शादी को लेकर अरमान है। मेरा भी दिल करता है कि कोई मुझसे मोहब्बत करे। बहुत सालों तक मैंने अपने जज्बातों पर काबू किया, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अपने जज्बातों को बांध कर नहीं रख सकती। एक दिन मेरे सौतेले बाप की हालत ठीक नहीं थी और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, तो वहाँ मुझे निखिल मिला, जो एक बिजनेसमैन था। हर लड़के की तरह निखिल भी पहली नज़र में मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। उसकी माँ ने बातों बातों में मुझसे मेरा पता ले लिया
और फिर कुछ दिनों बाद वह निखिल के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे तो अच्छे से मालूम था कि मेरा यह रिश्ता भी मेरा बाप नहीं करने वाला। मैंने निखिल को समझाने की कोशिश की लेकिन निखिल ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर ज़िंदगी गुजारूंगा तो तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। धीरे धीरे मेरी और निखिल की फ़ोन पर बातचीत होने लगी और जब मैंने निखिल को सारी सच्चाई बताई तो इसका यही हल निकला कि हम दोनों गुप्त रूप से शादी कर लेंगे और सही समय आने पर इस बात को सामने लाएंगे। मैंने और निखिल ने कोर्ट मैरिज कर ली। निखिल के घर वालों को हमारी शादी के बारे में पता है, लेकिन अब मैं अपनी शादी की बात अपने सौतेले बाप को नहीं बता सकती, क्योंकि जैसे ही यह बात मेरे बाप को पता चलेगी वह कोर्ट में जाकर सारी जायदाद कानूनी रूप से अपने नाम कर लेगा, क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में साफ लिखा है कि मेरी शादी का फैसला मेरे सौतेला बाप करेगा। जिस दिन घर से मेरी डोली उठेगी उस दिन सारी जायदाद मेरा बाप मेरे नाम पर कर देगा और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा सौतेला बाप कभी भी मेरी डोली उठने नहीं देगा। मुझे दौलत का लालच नहीं है। मैं चाहूँ तो यह सब कुछ छोड़कर निखिल के साथ एक अपनी अलग दुनिया बसा सकती हूँ, लेकिन निखिल के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस दौलत के खातिर मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ की जान ले ली, मैं उसको अपने बाप के पास हरगिज नहीं रहने दूंगी। और फिर मैं उस डॉक्टर से मिली जिस डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ मेरा बाप मेरी माँ को खिलाया करता था। मैंने भी उस डॉक्टर को कुछ पैसे देकर वह दवाइयाँ लिखवा ली और अब वही दवाइयाँ मैं अपने सौतेले बाप को देती हूँ। यह दवाइयाँ इंसान को बेहोश कर देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके शरीर को कमज़ोर कर देती हैं। मैं आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, क्योंकि निखिल कभी भी मुझसे मिलने चला आता था। निखिल बहुत ही अच्छा इंसान है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे 1000 बार कहा कि सारी दौलत छोड़कर मेरे साथ चलो, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला अपने सौतेले बाप से लेना चाहती हूँ। जिस तरह मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को अंदर ही अंदर इतना कमज़ोर कर दिया कि वह बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, अब उसी स्टेज पर मेरा सौतेला बाप भी आ गया है। मेरे सौतेले बाप का अब आखिरी समय आ गया है। वो किसी भी समय इस दुनिया से जा सकता है। दवाइयों के असर से मेरा बाप गहरी नींद में चला जाता था तो मैं निखिल को अपने बाप के कमरे में बुला लेती। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे। मैं अब निखिल को अपने कमरे में इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि मुझे डर था कि मेरे कमरे में कहीं आप ना आ जाएं, इसलिए अपने बाप के कमरे में ही बुलाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अपने ससुर के कमरे में आप इतनी जल्दी नहीं आ सकती। बस कुछ ही दिनों में मेरा जालिम बाप इस दुनिया से चला जाएगा, फिर आप खुद मुझे निखिल के साथ शादी करके विदा कर देना और फिर प्रवीण भाई भी आपको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि शायद आपको ना पता हो, लेकिन मेरे सौतेले बाप का फैसला है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अपनी पत्नी को अपने साथ अमेरिका लेकर नहीं जा सकते। प्रवीण भाई ने तो आपसे झूठ बोला कि 2 साल बाद वह आपको यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरा ये सौतेला बाप जिंदा है वह आपको यहाँ से नहीं जाने देगा, लेकिन इसके मरते ही मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। प्रवीण भाई भी आपको यहाँ से ले जाएंगे और आप भी अपनी दुनिया में खुश हो जाएंगी। पायल के खुलासे पर मैं आंखें फाड़े पायल को देख रही थी। इतनी सेवा करने वाली बेटी का रूप, ये तो मैं तो समझती थी कि वह अपने बाप की सेवा करती है, लेकिन वह तो अपने बाप की जान लेने के पीछे पड़ी है। प्रवीण के झूठ भी मुझे सुनकर दुख हुआ। इतनी सफाई से उसने मुझसे झूठ बोला कि सिर्फ 2 साल की बात है, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास था कि शायद प्रवीण अपने पापा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। पायल को भी मैं यहाँ पर गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि पायल को यहाँ तक लाने का जिम्मेदार मेरे ससुर खुद ही थे। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि ना जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को मेरे ससुर ने मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि पायल शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और सारी दौलत मेरे ससुर के हाथ से निकल जाए। मुझे पायल का यह फैसला भी अच्छा लगा कि उसने निखिल के साथ नाजायज संबंध बनाकर अच्छा किया, उसके साथ शादी की और एक पति पत्नी का रिश्ता स्थापित किया।
पायल मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखकर बोली, भाभी प्लीज़ आप चुप रहिए, जैसा हो रहा है होने दें। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद मुझे पायल पर भी तरस आ गया। भले ही वह गलत कर रही थी, लेकिन उसे यह सब करने पर मजबूर किया गया था। उसके अंदर इतनी नफ़रत भर दी गई थी कि जैसे कि उसे अब अपने बाप से इंसानियत के नाते भी तरस नहीं आता था। तभी मेरे मोबाइल पर प्रवीण का फ़ोन आने लगा। मैंने पायल से कहा, तुम जाओ अपने बीमार बाप की सेवा करो, मैं अपने पति से कुछ बात कर लूँ। मेरे हाव भाव देखकर पायल समझ गई कि मैं पायल का साथ दूंगी। मैं प्रवीण से बातों में लग गई और पायल कमरा बंद करके जा चुकी थी। मैंने इधर उधर की बातें की। प्रवीण को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि इस समय मेरे दिमाग में क्या आंधी चल रही है। 15 दिन के बाद मेरे ससुर भगवान को प्यारे हो गए और फिर उसके तीसरे दिन ही मैंने अपनी प्यारी सी ननंद पायल को दुल्हन बनाकर निखिल के साथ विदा कर दिया और मेरे पति भी मेरे कागजात बनाने की तैयारी शुरू करने लगे। कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने पति के पास अमेरिका चला जाना था। प्रवीण तो अपने बाप को आखिरी बार देखने भी नहीं आया। हो सकता है कि बचपन से ही प्रवीण के मन में यह गुस्सा भरा हो कि मेरे पापा पायल की माँ से शादी क्यों की और प्रवीण के लिए सौतेली माँ लेकर क्यों आए। कभी कभी तो मेरे दिल में ख्याल आता कि मेरे ससुर अगर दौलत के लालच में मेरी सास को ना मारते तो शायद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल होती, क्योंकि जितनी अच्छी आदत मेरी ननद पायल की थी, मैंने सुना था कि उससे भी कहीं अच्छी आदत पायल की माँ की थी। दौलत और जायदाद के पीछे पड़कर मेरे ससुर ने सब रिश्तों को दांव पर लगा दिया और उनका आखिरी समय में उनकी बेटी, उनके बेटे और ने भी उनका मुंह देखना ज़रूरी नहीं समझा। मैं, पायल और निखिल इस राज को जानते थे और अब पूरी ज़िंदगी हमारे सीने में ये राज दफन हो जाना था। निखिल सच में बहुत अच्छा लड़का था और उसने पायल की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। मैं अमेरिका चली गई थी, लेकिन पायल रोज़ फ़ोन करके मेरी खैर खबर ज़रूर लेती थी। प्रवीण ने भी कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके बाप को क्या हुआ था और शायद ही ये परवरिश का नतीजा था जो उन्होंने एक अनाथ बच्ची के हक को मारकर अपने बेटे की थी। पायल को खुशियों से दूर रखकर प्रवीण को ज़िंदगी की सारी खुशियां देनी चाहिए थी और भगवान ने इसका यही फल दिया कि उनके बेटे के किसी के दिल में उनके लिए मोहब्बत ख़त्म कर दी उन्होंने अपनी। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मैं कभी भी अपने बच्चों को दूसरों का हक मारकर नहीं खिलाऊंगी, हमेशा हक की कमाई खिलाऊंगी, जिससे कि मेरे बच्चों के दिल में रिश्तों की अहमियत और भगवान का डर बना रहे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।